जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजयश्री एनसीईआरटी सीरीज के 12वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने विजयश्री एनसीईआरटी सीरीज का 11वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने क्लास 9th के एनसीईआरटी चैप्टर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन को अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया था। दोस्तों अब बारी है अगले चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने की। तो जो आपका विजयश्री एनसीईआरटी सीरीज का 12वां क्लास है, यहां से आपका परमाणु संरचना नाम से एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। और साथ ही मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जो हम लोग का टॉपिक है वो है परमाणु संरचना, जिसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ने पीछे के सेशन में पढ़ा है कि अगर हम लोग परमाणु की बात करते हैं, तो हम सभी के मन में क्या आता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सभी के मन में यही आता है कि ये तत्व का सूक्ष्मतम कण माना जाता है। परमाणु जो है वो क्या है? तो आप सभी कहते हैं सर तत्व का सूक्ष्मतम कण है। या मेरे मित्र, हम सभी क्या कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का स्ट्रक्चरल यूनिट किसे माना जाता है? एटम को माना जाता है। यानी कि परमाणु के बारे में, एटम के बारे में आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी ये जो है ये पदार्थ का संरचनात्मक इकाई है। पदार्थ का क्या है? संरचनात्मक इकाई है, बोले तो संरचनात्मक यूनिट है। मतलब जितने भी पदार्थ आप सभी देखते हैं वे सब के सब किससे मिलके बने होते हैं? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एटम से मिलके बने होते हैं, यानी कि परमाणु से मिलके बने होते हैं। मेरे मित्र, और क्या जानते हो आप परमाणु के बारे में? आप सभी कहेंगे कि आपने पीछे के सेशन में बताया है कि इस परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर डाल्टन के अनुसार परमाणु यानी कि एटम क्या होते हैं? आप सभी कहेंगे गुरुजी अविभाज्य होते हैं। मतलब क्या कि इसको टुकड़ा टुकड़ा में बांटा नहीं जा सकता है। तो चूंकि जिस वक्त डाल्टन एटॉमिक के बारे में या एटम्स के बारे में अपनी राय रख रहे थे, उस वक्त साइंस डेवलप नहीं था, चीजें उतने बेहतरीन तरीके से हमारे पास नहीं थी कि हम उस पर और ज्यादा रिसर्च कर सकें। तो उस समय के लोग ने डाल्टन का जो थ्योरी था उसको पूरी तरीके से पर्याप्त मान लिया था कि जो एटॉमिक थ्योरी है, यानी कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था परमाणु के बारे में, वो बिल्कुल ही सत्य है। लेकिन मेरे मित्र, जैसे ही समय बढ़ा, मतलब आप कह सकते हो समय आगे बढ़ा, चीजें नई नई हमारे सामने आनी शुरू हो गई और जो रिसोर्सेज हैं उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, तो वैज्ञानिकों ने और दिमाग लगाने का कोशिश किया। चूंकि डाल्टन ने यहां पे ये कहा कि परमाणु अविभाज्य है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, तो वैज्ञानिकों को कहीं ना कहीं इस बात का, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि कंफ्यूजन था कि अगर सभी चीजें परमाणु से मिलकर बनी हुई है तो परमाणु के अंदर क्या रहता है और परमाणु जो है उसकी संरचना कैसी हो सकती है। क्योंकि डाल्टन ने तो एक शब्द में बता दिया था कि ये सामान्यतः गोलाकार संरचना होती है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को जानने की भी चेष्टा कर रहे थे कि जो परमाणु होता है उसके अंदर क्या होता है। अब उसके अंदर क्या होता है, इस बात का मतलब कह सकते हो जानकारी या इस बात की खोज के लिए उसको प्रेरणा कहां से मिली? तो इस बात की खोज के लिए उनको प्रेरणा यहां से मिली कि जब हम ये कह रहे हैं कि सभी पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होगा, तो जब हम दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो सर वो पदार्थ आवेशित क्यों हो जाते हैं? और अगर आवेशित हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक पदार्थ में आवेशित करने वाले कुछ ना कुछ कण होंगे। वैज्ञानिक यहीं से सर चीजों को आगे बढ़ाना सोच लिए और यहीं से उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट करने की सोचा। मेरे मित्र, एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है मेरे मित्र कि अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिससे वो पदार्थ बना होता है। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है?
और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। मतलब अब वैज्ञानिक इस बात की खोज में थे कि क्या डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है वो पूरी तरीके से सत्य है, परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, या फिर परमाणु किसी अन्य चीज से भी मिलकर बने होते हैं। मेरे मित्र, इस बात की पुष्टि कैसे हो रही थी या इस बात का खोजबीन क्यों चालू हुआ? तो कहा जा रहा है कि इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा और हम अब परमाणु कण और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे ये पता चलेगा कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उनके गुण के बारे में पता लगाना। क्योंकि डाल्टन साहब ने जो अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था चिला, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया था कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वे स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बने हुए हैं और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो परमाणु है, और प्रत्येक परमाणु जो है उसका एक विशिष्ट लक्षण होता है, और एक ही तत्व के जितने परमाणु होंगे उसका गुण समान होगा। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जो होंगे उसका जो द्रव्यमान होगा, गुण होगा, वो भिन्न भिन्न होगा। तो ये तो डाल्टन का उस समय के बारे में, परमाणु के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन था। डाल्टन नेवर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। डाल्टन ने कभी भी परमाणु के संरचना की बात नहीं करा, लेकिन वैज्ञानिक को इस बात का अंदेशा था या वो इस बात को जानना चाह रहे थे कि जब प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हुए हैं तो पदार्थ आवेशित क्यों होते हैं, और अगर आवेशित होते हैं तो आवेशित होने के लिए इसके पास क्या मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि हमें यहां पे कहीं ना कहीं परमाणु के अंदर क्या है इसको तो खोजना पड़ेगा, और जब परमाणु के अंदर क्या है इसकी बात करेंगे तो हम लोगों को किसकी चर्चा करना होगा? सर, परमाणु की संरचना की चर्चा करना होगा, क्योंकि किसी भी चीज के अंदर क्या होगा ये बात तो हम उसके संरचना को समझ के ही पता लगा सकते हैं। जैसे मेरे मित्र, मान लो कि कोई व्यक्ति है जो स्वस्थ है, तो आप कहेंगे सर स्वस्थ है तो स्वस्थ है, वो सही तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर उसके शरीर की जो संरचना है उसको जानने की कोशिश करता है कि आखिर इसमें खराबी कहां पे आ रही है, पैर में खराबी है, हाथ में खराबी है, पेट में खराबी है, कहां पे खराबी है। तो डॉक्टर को किसी भी व्यक्ति के जो बॉडी होते हैं उसका स्ट्रक्चर मालूम है, उन्होंने उसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करा है, तो डॉक्टर इस बात का आसानी से पता लगा पाते हैं। ठीक इसी तरीके से मेरे मित्र, कहीं ना कहीं उस वक्त के वैज्ञानिक भी इस बात का पता लगाने की पूरी तरीके से मतलब तत्परता के साथ कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस परमाणु के अंदर क्या है, मतलब परमाणु की संरचना कैसी होती है। मेरे मित्र, कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोग के आधार पर समझाया गया। परमाणु के अविभाजन न होने के संकेत में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर परमाणु अविभाज्य है और प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, तो फिर कोई पदार्थ आवेशित क्यों हो जाता है और किसी पदार्थ से विद्युत का चालन क्यों होता है। मेरे मित्र, यहां पे कहा जा रहा है कि पदार्थों में आवेशित कण होते हैं। अब कहा जा रहा है कि पदार्थों में आवेशित कण होते हैं, इस बात की पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं? मेरे मित्र, कहा जा रहा है कि सूखे बालों पर कंघी कीजिए, क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? मेरे मित्र, ये जनरल फिनोमिना है, आप अभी भी अपने घर में कर सकते हो इस चीज को। क्या करो सर, आपका जो बाल है उसमें आप कंघी को सर इस तरीके से आप पूरा रगड़ो, और रगड़ने के बाद पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा कर लो फाड़ के, और उसको सर वहां पे आप मतलब कंघी को ले जाओ, आप देखोगे कि पेपर का टुकड़ा उसमें क्या हो जाता है सर, स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे फ्रिक्शन के वजह से, हेयर और कंघी के बीच में फ्रिक्शन के वजह से आवेश उत्पन्न हो गया है कंघी में, जिस वजह से कंघी पेपर को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक इसी तरीके से कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए, क्या होता है ध्यान से देखिए। मेरे मित्र, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या पता चलेगा कि जो मतलब गुब्बारा है या पेपर का टुकड़ा है वो क्या हो रहा है सर, चिपकता हुआ नजर आ रहा है, और इसका एक ही मतलब सिंपल फॉर्मूला है कि सर चीजें आवेशित हो रही है। मेरे मित्र, ध्यान देंगे कि इन क्रियाकलाप से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण की वजह से आवेश। तो वैज्ञानिक यहां तक तो पहुंच गए थे, और कहीं ना कहीं उसको ये चीजें परेशान कर रही थी कि ये आवेशित क्यों हो रहा है,
और कोई पदार्थ जो है वो विद्युत का चालन क्यों कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेक्चर आपको लंबा मिलेगा लेकिन कंसेप्ट मेरे मित्र पूरी तरीके से क्लियर मिलेगा, और ऐसा कंसेप्ट होगा जिसको आप आजीवन कभी नहीं भूलेंगे। और जो कंटेंट आपको मिलेगा मेरे मित्र पूरे आप यूट्यूब पे खंगाल लो, इस तरीके से एनसीईआरटी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। तो थोड़ा पेशेंस रख करके सर लास्ट तक बने रहिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि परमाणु संरचना से संबंधित आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के एक एक चीजों को समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर एनसीईआरटी बेकार है। बाद बाकी नोट्स वगैरह तो हर जगह पे अवेलेबल है ही चला, और आप लोग पढ़ ही रहे हैं। तो एनसीईआरटी को अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना है चला तो थोड़ा सा समय देना होगा। परेशान मत होइए कि सब चीजें जो है बहुत आसान है, हम लोग इसको आसानी से ग्रैब कर सकते नहीं चिल्ला, बहुत सारी आपको नई बातें सीखने को मिलेगी और इजिली में आप समझ सकते हैं। ध्यान देंगे, कह रहा है कि यह आवेश कहां से आता है, और इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और उसे आवेशित कणों से बना हुआ है। अब चूंकि वैज्ञानिक लगातार ये प्रयास कर रहे थे, बाल में कंघी को रगड़ के और सिल्क के कपड़ा में सर छड़ को रगड़ के, तो इस बात का पता तब चला जब मतलब हम लोग इस पॉस्टुलेशन पे पहुंचे, इस सिद्धांत पे पहुंचे कि नहीं, परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है और यह आवेशित कणों से बना हुआ है। तो सवाल यहां पे ये है, आप सबों के मन में आएगा कि गुरुजी ये बात कैसे पता चला कि परमाणु जो है वो मतलब आवेशित कणों से बना हुआ है और ये अविभाज्य नहीं है, विभाजित कण है। मेरे मित्र, कहने के लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आराम से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करा और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करा, तो पता चल गया आवेशित कण है। लेकिन आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने खासी मशक्कत करा सर, बहुत ज्यादा प्रयास करा। आप कहेंगे क्या प्रयास करा? तो मेरे मित्र, आप सबों को यह मालूम होना चाहिए कि जो हवा है, एयर है या कोई भी गैसेस है, वो सर नॉर्मल प्रेशर पे क्या होती है सर, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको लो प्रेशर पे ले जाते हो, वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। और मेरे मित्र, इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके सर मतलब फैराडे, क्रूक्स और थॉमसन जैसे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि जो हमारा परमाणु है उसमें एक नेगेटिव कण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मेरे मित्र, गोल्डस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश करा कि परमाणु के अंदर एक पॉजिटिव कण भी होते हैं जिसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। और जेम्स चैडविक ने यह पता लगाया कि सर परमाणु के अंदर जो है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन नाम की भी कोई कण होती है। अब सवाल ये है कि सर ये साइंटिस्ट किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करा? तो मेरे मित्र, इसके लिए उन्होंने बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट करा। क्या था वो लंबा एक्सपेरिमेंट? तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जो एयर होता है या कोई भी गैस होता है, वो नॉर्मल प्रेशर पे क्या होता है सर, विद्युत का कुचालक होता है। नॉर्मल प्रेशर पे क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। जबकि जो आपका लो प्रेशर होता है उस पे गैस क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक होता है। तो मेरे भाई, जरा सा आप इस डायग्राम पे गौर फरमाना। इलेक्ट्रॉन की खोज की शुरुआत यहीं से हुई और इस डायग्राम पे आप गौर फरमाएंगे। चला जी, यहां पे जो आप सभी देख रहे हैं ये ट्यूब जैसी संरचना क्या है, इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, यानी कि विसर्ग नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विसर्ग नली बोलते हैं। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि वैज्ञानिक ने पहले क्या करा सर, एक ट्यूब लिया और उस ट्यूब से निर्वात पंप के सहारे, यहां पे जो आप देख रहे हो ये इसको हम लोग वैक्यूम पंप बोलते हैं। निर्वात पंप के सहारे उन्होंने इस ट्यूब के अंदर जो भी गैसेस थी, जो भी एयर थी, उसको बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद ये पूरी तरीके से क्या हो गया सर, वैक्यूम बन गया। अब मेरे मित्र, वैज्ञानिक ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रोड लगाया, एक इलेक्ट्रोड इधर और सर एक इलेक्ट्रोड इधर। ध्यान देंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड था इसको उन्होंने कैथोड नाम दिया, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड इन्होंने लगाया इसको इन्होंने सर एनोड नाम दिया। क्या नाम दिया? एनोड नाम दिया। और मेरे मित्र, फिर इस दोनों ही इलेक्ट्रोड को उन्होंने क्या करा, हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। और फिर मेरे मित्र, हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करने पर लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब पर सर इसमें
निम्न दाब पर गैस को रखा और फिर जब इससे हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि सर इस कैथोड से कुछ रे निकल रही है जिसका नाम उन्होंने क्या दिया सर, इसका नाम इन्होंने कैथोड रे दिया, कैथोड रे दिया। और मेरे मित्र कैथोड रे नाम देने के बाद इन्होंने क्या करा कि और ज्यादा प्रेशर को लो किया और वोल्टेज को दिया, मतलब वोल्टेज बढ़ाया। इन्होंने देखा कि सर इसमें बहुत ज्यादा हमें क्या मिल रही है सर, बहुत ज्यादा इसमें भिन्नताएं मिल रही है। जैसे जैसे प्रेशर को लो करते जा रहे हैं वैसे वैसे सर यहां पे डार्क स्पेस मौजूद हो रहा है, या आप कह सकते हो कि मतलब डार्क स्पेस बन रहा है, एस्ट्रिएशन बन रहा है। सिंपली ये डार्क स्पेस या एस्ट्रिएशन में सबसे कॉमन चीज यही था कि जो ये रे था वो क्या हो रहा था, जैसे जैसे प्रेशर को लो किया जा रहा था वो आपस में कटता चला जा रहा था, आपस में कटता चला जा रहा था। और एक वक्त ऐसा आया कि जो ये कैथोड रे थे वो पूरी तरीके से क्या हो गए सर, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में आप कह सकते हो, या पूरी तरह से मतलब एक विभक्त एस्ट्रिएशन के रूप में अलग होना शुरू हो गए। तभी कौन आए, जे थॉमसन आए और उन्होंने क्या बताया कि ये जो कैथोड रे है, ये जो कैथोड रे है ये क्या है सर, इलेक्ट्रॉन का उत्पत्ति का कारण है, यानी कि ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि मेरे मित्र जो आप सभी ये पढ़ते हो कि ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कहां से हुई, कैथोड रे से हुई। तो कैथोड रे सर किस तरीके से बना, तो सर जब विसर्ग नली में लो प्रेशर पे गैस से हाई वोल्टेज को क्या किया गया, प्रवाहित किया गया, तब उन्होंने देखा अलग अलग तरह की भिन्नताएं इसमें मौजूद है, अलग अलग तरह के एस्ट्रिएशन बन रहे हैं, डार्क स्पेस बन रहा है। फैराडे ने उसको समझाया, क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने समझाया, अंत में थॉमसन ने आकर के क्या बोला कि ये जो कैथोड रे है इसकी प्रॉपर्टीज निगेटिव है, क्योंकि ये सर निगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल रहा है, तो ये ऋणात्मक वाला भाग है। तो थॉमसन ने ये कह दिया कि ये कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है वो कहां से हो रही है सर, इस कैथोड रे से हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करा, ये बात तो आप सबों को मालूम है। अब मेरे मित्र समस्या ये थी कि प्रोटॉन की किस तरह से बात की जाए। मेरे मित्र इसके लिए फिर गोल्डस्टीन ने अपना एक्सपेरिमेंट करा और प्रोटॉन की खोज के लिए भी उन्होंने इसी डिस्चार्ज ट्यूब का सहारा लिया, इसी डिस्चार्ज ट्यूब का सहारा लिया। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब सेम कंडीशन को क्या किया जाता है सर, लो प्रेशर पे कनेक्ट किया जाता है, तो इस बार एनोड से क्या हो रही है सर, एनोड से कुछ रे निकल रही है, एनोड से क्या हो रही है सर, कुछ रे निकल रही है। और मेरे मित्र ये जो रे निकल रही थी वो एनोड के छोटे छोटे छिद्र से निकल रही थी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, कैनाल रे नाम दिया। क्या नाम दिया, कैनाल रे। क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे छिद्र से निकल रही थी। तो मेरे मित्र जो प्रोटॉन है उसका ओरिजिन किसे माना जाता है, कैनाल रे को माना जाता है। मतलब आप सभी यहां पे ये कह सकते हैं, आप सभी यहां पे कह सकते हैं कि जो एनोड रे की बात की गई, जो एनोड रे की बात की गई, यानी कि जो आपका ये वाला रे है, पॉजिटिव वाला रे, ये कहां से निकल रहा था सर, एनोड से निकल रहा था। तो इसको वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, एनोड रे नाम दिया। क्या नाम दिया, एनोड रे। और मेरे मित्र इसको क्या बोला गया सर, ये ओरिजिन ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन की उत्पत्ति कहां से हुई सर, एनोड रे से हुई। कहां से हुई, एनोड रे से हुई। अब मेरे मित्र एनसीईआरटी क्या कह रहा है, जरा सा गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। इस बात का पता सर थॉमसन लगा चुके थे। किस तरीके से, तो सर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके। ध्यान दीजिएगा। फिर आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसको उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। और ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। और इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है, और उनको उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को सर, इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग E- से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोटॉन को किस तरीके से,
P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दर्शाया गया, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और उसका आवेश +1 लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नग्न और आवेश -1 माना जाता है। तो मेरे मित्र, चूंकि परमाणु संरचना के बारे में वैज्ञानिक जानने के लिए आतुर थे, इसके लिए वो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में सीधे सीधे जे थॉमसन या गोल्डस्टीन इस तरीके से नहीं जोड़ लिए थे। इसके पीछे भी फैराडे, क्रूक्स और जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अलग अलग तरीके से चीजों को मतलब एक्सप्लेन करने का कोशिश करा था। वो तो बाद में सर कौन आए, थॉमसन आए और गोल्डस्टीन आए, जिन्होंने इसके मतलब कह सकते हो कि रिजल्ट को पकड़ के उसके बारे में चीजें बता दी, एनालिसिस कर दी, तो उनका नाम हो गया। तो सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये जो एनसीईआरटी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का भी कुछ द्रव्यमान होता है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वगैरह कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। और मेरे मित्र, अब आपको यह पता चल गया होगा कि सर हम लोग जो पढ़ रहे थे कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, तो परमाणु अविभाज्य नहीं है। इन रिसर्चों के आधार पर और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के आधार पर अब हम यहां तक पहुंच गए हैं कि डाल्टन बाबा ने जो परमाणु सिद्धांत में बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, वो गलत है। नए प्रयोगों और नए रिसर्च के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परमाणु विभाजित हो सकते हैं, और परमाणु जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। हालांकि न्यूट्रॉन की चर्चा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद की गई है, लेकिन बतवा बराबर है चला, यहां पढ़ ले वहां पढ़ ले, बात आपका एक ही होगा। तो आप सभी को मेरे मित्र ये ध्यान में रखना होगा, आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना होगा कि जब भी आपसे ये सवाल करा जाए, जब भी आपसे ये सवाल करा जाए कि जो परमाणु है, परमाणु का फंडामेंटल यूनिट, परमाणु का फंडामेंटल यूनिट, ध्यान में रखिएगा कि फंडामेंटल यूनिट कह रहे हैं तो इसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, मौलिक कण। तो परमाणु का मौलिक इकाई अगर आपसे कोई पूछ दे या फंडामेंटल यूनिट की बात की जाए, तो आप सभी किसका नाम लेंगे? सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम लेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम लेंगे। याद रखिएगा चिल्ला जी, आपके एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम, यानी कि परमाणु का उप परमाणु कण भी कहा जाता है। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं चिल्ला? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब लगा दिए हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? उप परमाणु कण। क्या कहेंगे? उप परमाणु कण। तो अगर आपसे यह सवाल कर दिया जाए कि परमाणु का मौलिक कण, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का उप परमाणु कण, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा कुछ बेसिक बातें। क्या अगर आपसे यह सवाल कर दिया जाए, अगर आपसे यह सवाल कर दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने करा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने करा, तो आप सभी कहेंगे कि सर जे थॉमसन ने करा। किसने करा? जे थॉमसन ने करा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर ई माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब ई माइनस लगा रहे हैं तो ये तो आवेश को बता रहा है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, या इलेक्ट्रॉन के आवेश की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहिएगा आप सभी? आप सभी कहेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सवाल यहां पे ये है कि सर इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, इस आवेश के बारे में किसने बताया था? सर R.A. मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश की खोज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने करा? आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे, R.A. मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने करा। कैसे? तो सर तेल की बूंद के सहारे इन्होंने पता लगाया। कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मेरे मित्र जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इसको हम लोग यूनिट नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर -1।
कितना होगा, -1 होगा। ध्यान में रखिएगा। अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि सर इसका द्रव्यमान नग्न माना जाता है। क्या माना जाता है सर, निग्लेबल माना जाता है। आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल बात है कि नग्न माना जाएगा, लेकिन इसका द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ होगा, बिल्कुल होता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग मास की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर ये 9.11 इंटू 10⁻31 केजी हम लोग लिखते हैं। कितना लिखते हैं सर, 9.11 इंटू 10⁻31 केजी। और ये क्या है सर, इसका एब्सोल्यूट मास है, यानी कि निरपेक्ष द्रव्यमान है। तो ये बातें आप सभी ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत ही जरूरी है। आगे मेरे मित्र आप सभी ये याद रखेंगे, अगर कहीं पे भी प्रोटॉन की चर्चा की जाएगी तो सबसे पहला सवाल कि प्रोटॉन की खोज, हालांकि मॉडर्न केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करा था, लेकिन मेरे मित्र आप सबों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बातें याद रखनी होगी कि भले ही रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में एक्सप्लेन करा, लेकिन प्रोटॉन की उत्पत्ति केनाल रे से होती है, इस बात का पता गोल्डस्टीन ने लगाया था। तो आप सभी ये याद रखना कि प्रोटॉन की खोज किसने करा, आप सभी कहेंगे सर गोल्डस्टीन ने करा। साथ ही मेरे मित्र जो प्रोटॉन है इसका सिंबल सर P+ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो चार्ज है वो +1 माना जाता है। हालांकि इस पे जो चार्ज होता है सर वो आपका इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इसको पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, इसलिए हम लोग यूनिट चार्ज के रूप में देखते हैं। और अगर हम लोग प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 केजी। कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 केजी। ध्यान दीजिएगा यहां पे केजी नहीं होगा, जब 24 कह रहे हैं तो ग्राम होगा, 27 कहेंगे तब केजी होगा। तो मेरे मित्र यहां पे आप इसको 24 ग्राम लिख लेंगे, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से अगर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करा, तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करा। किसने करा, जेम्स चैडविक ने करा। सिंबल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान में रखेंगे कि न्यूट्रॉन आपका क्या है, उदासीन कण, बोले तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब ये आप कह सकते हो कि सर न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होगा। कितना, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी जो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, तो आगे के समय के प्रयोग के आधार पे अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा परमाणु है वो अविभाज्य नहीं होता है, परमाणु विभाजित होता है। और परमाणु किससे मिलके बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने हुए हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। परमाणु के मौलिक कण हैं या फिर परमाणु के अपपरमाणु या उपपरमाणु कण हैं। तो अभी से आपके मन में क्या कंसेप्ट चलना चाहिए कि एटम आर नॉट इंडिविजिबल, दे आर डिविजिबल एंड दे आर मेड अप ऑफ 3 subatomic particles which is known as electron, proton and neutron, and these particles are also known as fundamental unit of the atom। ये particles ही असल में क्या कहलाते हैं, परमाणु के मौलिक कण कहलाते हैं। तो मेरे मित्र एक जो मतलब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये परमाणु जो है वो मतलब
प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हुए हैं और प्रत्येक किसी पदार्थ से ऐसा होता है कि विद्युत का चालन होता है और पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। तो इसके पीछे का राज यह था कि इसमें आवेशित कण विद्यमान थे। और मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग आप सभी पढ़ते हैं कि सर कोई भी पदार्थ विद्युत का चालन कर रहा है तो उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां है सर? परमाणु का ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो वैज्ञानिक इस बात को पूरी तरीके से पता लगा लिए कि परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला यहां पे ये था कि किसी भी परमाणु के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से सजे रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो अरेंज किस तरीके से रहते हैं। मेरे मित्र, इसी चीज को बताने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या करा, अपना अलग अलग मॉडल दिया जिसको हम लोग परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली में एटॉमिक मॉडल जो है और जो एटॉमिक थ्योरी है, ये दोनों अलग अलग चीजें चला। मैं अभी रिसेंटली किसी टीचर को पढ़ाते हुए देख रहा था, ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, मैं रिसेंटली पढ़ाते हुए देख रहा था कि परमाणु मॉडल की चर्चा की जाए तो आप सबसे पहले डाल्टन का नाम लेंगे। बिल्कुल गलत है चेला, ऐसे गलत है। वो क्यों गलत है सर? क्योंकि डाल्टन ने सिर्फ पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं उसको परमाणु कहते हैं, सिर्फ इसको बताया। डाल्टन नेवर एक्सप्लेन और नेवर ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। दैट्स व्हाई वी नेवर से दैट सर परमाणु मॉडल की बात की जाएगी तो हम डाल्टन का नाम लेंगे, ये हम कभी नहीं कह सकते, क्योंकि डाल्टन ने सर परमाणु मॉडल की चर्चा ही नहीं करा। कभी भी उन्होंने सर परमाणु के विभाज्यता के बारे में बात ही नहीं करा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सबसे पहला परमाणु मॉडल डाल्टन के द्वारा दिया गया था? यह गलत है। सबसे पहला परमाणु मॉडल थॉमसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? थॉमसन के द्वारा दिया गया था। परमाणु सिद्धांत मतलब चिल्ला सिंपल समझो कि किसी भी चीज को एज ए स्टेटमेंट के रूप में दे देना और किसी भी चीज के मॉडल को समझाना दो अलग बात हो जाती है। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा। कभी भी परमाणु मॉडल की बात करेंगे डाल्टन को नहीं घुसेरेंगे वहां पे, ये याद रखिएगा। नहीं तो एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसका भागीदारी द लॉजिकल साइंस से नहीं होगा। अब सवाल यह है कि सर हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द डिफरेंट एटॉमिक मॉडल? मेरे मित्र, हम कैसे समझेंगे कि अलग अलग डिफरेंट एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या है? तो मेरे मित्र, हम नहीं, इस चीज को समझाने के लिए वैज्ञानिक ने पहले से ही प्रयास कर रखा है। अब ध्यान से समझना सर एनसीईआरटी की बातों को। कहा जा रहा है कि ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हुए। क्योंकि जब कैथोड रे और एनोड रे की चर्चा हो रही थी तो उस वक्त चैडविक साहब का कोई नामो निशान नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में हमारे पास दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। ये तो मैंने आपको न्यूट्रॉन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया कि चलो आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक जगह पे चीजें मिल जाएगी तो आपको समझने में आसान रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि जिस वक्त चिल्ला जी हमारा एनोड रे और कैथोड रे की बात हो रही थी, उस वक्त न्यूट्रॉन का कहीं पे आता पता नहीं था। वो तो बाद में सर जेम्स चैडविक आए और उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करा। तो एनसीईआरटी उसी बात को लेकर चल रहा है कि ऐसा माना गया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने हैं जो परस्पर आवेश को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं और इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार से करते हैं। दैट मीन्स सबसे बड़ा सवाल यहां पे यह था कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के अंदर किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। हाउ दे आर अरेंज्ड इन अ एटम, ये किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। मेरे मित्र, अब चूंकि कुछ चीजें अगर जैसे अभी मतलब समाज में अगर देखोगे तो मतलब इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से राय को रख रहा है। यूट्यूब जैसा एक फ्री माध्यम बन गया है और यहां पे लोग मतलब अनर्गल इजूल फिजूल बातें किसी को भी उठा करके वायरल करा दे रहा है, किसी को भी मतलब उठा करके राजा बना दे रहा है, किसी को भी उठा करके मतलब बिहार का एकदम क्रांतिकारी बना दे रहा है। तो ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है। यहां पे अगर आपको भी मन है, तोरो मन कर रहा है कि हम कुछ अनर्गल बोल दें, अब वायरल होना है तो हो जाओगे वायरल। चला तो उस वक्त भी मतलब ये चीजें थी कि किसी भी चीज के बारे में हम पहले एक्सप्लेन कर देंगे तो हम वायरल हो जाएंगे, कोई बाद में आएगा तो वायरल हो जाएगा। लेकिन साइंस और किताब और पढ़ाई चला जी, ये मतलब कह सकते हो कि बहुत गहराई की चीज है। इसमें आपको जब तक प्रूफ नहीं करोगे आपकी बातें नहीं बनेगी, आप वायरल नहीं होगे। हाँ, भले ही आपको उस थ्योरी और पोस्टुलेट के समझाने के रूप में एक अहम मतलब आप कह सकते हो स्थान मिलेगा,
लेकिन आप किसी गलत और सही तरीके से चीजों को लेकर के आप राजा बन जाएंगे, यह संभव नहीं होगा। तो सवाल यह था कि सर फिर इस एटॉमिक मॉडल को समझाने का प्रयास सबसे पहले किसने करा था? सर जे थॉमसन ने करा था, जिसके मॉडल को हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। और जब कभी भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले परमाणु का मॉडल किसने दिया, आप कहेंगे सर थॉमसन ने दिया। ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी पे क्या कह रहा है कि हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, डाल्टन बाबा का जो ये बात था कि परमाणु अविभाज्य होता है, वो फुस हो गया चला। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं, और इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल को प्रस्तुत किया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो हमने जो आपको यह बताया कि अगर आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया, यह बात हम अपने मन से नहीं बोले, ये बात एनसीईआरटी कह रही है कि जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। अब आप कहेंगे कि सर ये थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था? तो मेरे मित्र, मैं आपको इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाना चाहूंगा। पहले तो आप सभी यहां पे थॉमसन का परमाणु मॉडल लिख लो, हेडिंग लगा करके, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। और यहां पे सुंदर से राइटिंग में लिख लीजिएगा, सुंदर से राइटिंग में, कि प्रतिपादित किसने करा, प्रतिपादन किसने करा? तो आप सभी कहेंगे जे थॉमसन। किसने करा चला? जे थॉमसन ने करा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखेंगे कि परमाणु संरचना संबंधित पहला मॉडल है ये। क्या है? आप सभी याद रखेंगे, परमाणु संरचना संबंधित प्रथम मॉडल। तो ये कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा चला, कहीं पे भी कभी भी नहीं रहेगा। अब समझो कि थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया। चूंकि थॉमसन जिस वक्त मॉडल दे रहे थे चला, उस वक्त इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी। तो थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु है वो धन आवेश का एक गोला होता है। जो परमाणु है वो धन आवेश का एक गोला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इम्बेडेड होते हैं, मतलब क्या? धसे हुए होते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अगर हम परमाणु के लिए मॉडल, थॉमसन के मॉडल को सर ड्रॉ करना चाहें, तो मेरे मित्र जरा सा गौर फरमाइएगा, थॉमसन ने क्या बोला कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, या धन आवेश का एक गोला है। तो जाहिर सी बात है चला कि ये परमाणु है और इसमें हम क्या कर रहे हैं? तो सर धन आवेश दे रहे हैं। ये हमारा धन आवेश हो गया, प्लस साइन दे दिया तो चला पॉजिटिव चार्ज हो ना गया। तो परमाणु एक धन आवेश का गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो सर इलेक्ट्रॉन जो है वो धसा हुआ रहता है इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? धसा हुआ रहता है इस तरीके से। और भाई मेरे, यही तो आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल है, जिसकी सर व्याख्या एनसीईआरटी कर रही है। मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि गुरुजी ये धनावेशित गोला हो गया, हमारा धनावेशित गोला हो गया। और ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? तो सर धसा हुआ है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि थॉमसन ने अपने इस बात की व्याख्या जो है वो क्रिसमस केक से करा था। कोई भी केक लेते होगे चला, तो केक में आप देखते हैं कि जो मेवा होती है, मेवा किसको बोल रहे हैं? ड्राई फ्रूट्स को बोल रहे हैं, वो जगह जगह पे धसा हुआ होता है। तो थॉमसन उस केक से भी, क्रिसमस केक से भी तुलना कर रहे थे कि जिस तरह क्रिसमस केक में सूखा मेवा धसा हुआ रहता है, ठीक उसी तरीके से किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। जब इससे भी बात नहीं बनी तो थॉमसन ने तरबूज का एग्जाम्पल ले लिया। उन्होंने क्या बताया कि तरबूज, अभी गर्मी है चला, सब खा रहे होंगे या सब देखे होंगे, तो तरबूज का खाने वाला भाग लाल भाग है, और सर जो नहीं खाने वाला भाग है वो सर तरबूज का बीज है। तो तरबूज का बीज उस लाल भाग में धसा हुआ रहता है। तो बोला जिस तरह तरबूज में सर पूरा का पूरा लाल भाग जो है वो खाने वाला भाग होता है, उसी तरह का किसी परमाणु में सर जो धन आवेश होता है वो पूरी तरह से छाया हुआ रहता है, और तरबूज के बीज की तरह इलेक्ट्रॉन जो है सर किसी परमाणु में धसा हुआ रहता है।
और मेरे मित्र आप सभी को यह मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका मॉडल वाटरमेलन मॉडल कहलाया? थॉमसन का मॉडल। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रेजिन पुडिंग मॉडल दिया? तो थॉमसन का जो मॉडल था ये सर रेजिन पुडिंग मॉडल था। रेजिन यहां पे किसमिस को बोला जा रहा है, या आप कह सकते हो सूखे मेवा को बोला जा रहा है। मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी इसको और कैसे समझाया था, थोड़ा सा अगर डायग्राम आ जाता तो हम बहुत बढ़िया से समझ पाते। कोई बात नहीं है, चला ये वाला डायग्राम देख लो, संतुष्टि मिल जाएगा। आप क्या देख रहे हो कि ये जो लाल वाला भाग है, ये जो लाल वाला भाग है, चला इस लाल वाले भाग को थॉमसन ने क्या बोला कि सर ये धनावेशित कण है, ये आप कह सकते हो धनावेशित भाग है। और इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे, इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि चला ये जो आपका काला काला बीज दिख रहा है, जो काला काला बीज दिख रहा है, इसको थॉमसन ने क्या बताया कि इसी तरीके से किसी परमाणु में, इसी तरीके से किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे हुए रहते हैं। और उन्होंने केक का भी एग्जांपल दिया कि पूरा केक जो है वो क्या है, धन आवेश का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, धंसा हुआ रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। और मेरे मित्र इसके मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं सर, इसके मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल या फिर सर वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। रेजिन पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो भाई मेरे एनसीईआरटी भी उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है जो कि मैंने आपको बताया है। अब सवाल यहां पे ये है कि सर थॉमसन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट पे कुछ तो बताया होगा, बिल्कुल बताया था, लेकिन उससे पहले आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे क्या कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल को एक मिनट, इस मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अच्छा अब बताओ कि ये चीजें याद रखना पड़ेगा क्या चला? मैं इतना डायग्राम आपके पास इसलिए दिखा रहा हूं ताकि चीजें आपके माइंड में सेट हो जाए, आपको याद ना करना पड़े। अब आपसे कोई भी पूछ देगा कि व्हाट डिड यू मीन बाय थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो आप क्या कहेंगे कि थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक धनावेश का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम लोग रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल यहां पे ये है कि सर थॉमसन के परमाणु मॉडल से क्या निष्कर्ष निकला? दो निष्कर्ष निकले, और मेरे मित्र वो दोनों निष्कर्ष क्या थे तो आप सभी गौर फरमाइएगा, आप सभी गौर फरमाइएगा। यहां पे आप सभी गौर फरमाइएगा। एक मिनट, मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया था, शायद हाँ नहीं है, वो चीजें आपका नहीं है तो कोई बात नहीं है, चला हम लोग एनसीईआरटी के बात को ही लिखेंगे। पहले यहां पे देख लो, थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसा होता है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे थॉमसन मॉडल का जो स्टेटमेंट है उसको लिख लो। चला क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, मैं लिखने के लिए, चूंकि आपका समय बचे इसलिए जो मुख्य बातें होती है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपके सामने रख देता हूं ताकि समय बचे तो हम चीजों को और एक्सप्लेन कर पाए। बहरहाल इसका नहीं था, हो सकता है मिस हो गया होगा, तो आप सभी लिख लेंगे कि थॉमसन के अनुसार परमाणु धन आवेश का गोला होता है, परमाणु धन आवेश का गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धंसा होता है। और ध्यान देंगे कि दूसरा स्टेटमेंट में क्या बताया उन्होंने कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश का परिमाण समान होता है
समान होता है, फलतः फलतः परमाणु उदासीन होते हैं, फलतः परमाणु उदासीन होते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल परमाणु के पूरे संरचना को तो नहीं समझा पा रहा था, लेकिन थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से इस बात का मतलब कह सकते हो क्लू मिल गया था कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। तो आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के मॉडल ने सबसे पहले ये प्रूफ करा, या सॉरी प्रूफ नहीं, किस वैज्ञानिक के मॉडल ने ये बताया कि परमाणु उदासीन होता है। तो आप सभी कहेंगे कि थॉमसन जो है, थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसके द्वारा सबसे पहले ये जानकारी मिली कि परमाणु क्या होता है सर, उदासीन होता है। तो परमाणु के उदासीनता की जानकारी थॉमसन मॉडल से मिली, लेकिन परमाणु उदासीन किस तरीके से होता है यह थॉमसन के द्वारा प्रूफ नहीं किया गया था। आगे पढ़िएगा क्या कह रहा है। आगे कहा जा रहा है कि यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग के परिमाणों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। मतलब थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, लेकिन दूसरे वैज्ञानिक जब इस चीज पर रिसर्च करना चाहे तो थॉमसन का परमाणु मॉडल इस चीज को समझाने में सर असफल रहा, क्योंकि उन्होंने बेचारा दो ही बात बोला कि परमाणु धनावेश का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन इंबेडेड होते हैं, और उन्होंने डायरेक्टली ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश का जो परिमाण होगा वो समान होगा। तो जाहिर सी बात है जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये उन्होंने थ्रूली बोल दिया, लेकिन सर समझा नहीं पाए। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि नोट करके यहां पे लिख लेंगे, नोट करके यहां पे लिख लेंगे पहला पॉइंट नोट करके कि थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल सबसे पहले परमाणु की उदासीनता के बारे में बताया, उदासीनता के बारे में बताया। अब मेरे मित्र एक और पॉइंट आप सभी थॉमसन के बारे में याद रख लीजिएगा, मे भी आपके एग्जाम में इससे संबंधित सवाल देखने को मिल सकते हैं। क्या कि जो थॉमसन थे वो तो ब्रिटिश के थे, यानी कि ब्रिटेन के थे, और मेरे मित्र इलेक्ट्रॉन की खोज के चलते 1906 में इसको क्या मिला था सर, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कई बार आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि जे थॉमसन को निम्नलिखित में से किसकी खोज के चलते सर भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप सभी याद रखेंगे परमाणु मॉडल के चलते नहीं, इलेक्ट्रॉन के खोज के चलते। और यह भी एक क्वेश्चन है, तो आप सभी यहां पे नोट करके दूसरा पॉइंट लिख लेना चला। थॉमसन को 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज, थॉमसन को 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो मेरे मित्र आज के इस सेशन में हम लोग परमाणु अविभाज्य हैं किस तरीके से इसको देखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किस तरीके से हुई इसकी चर्चा करा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है इसको देखा। मेरे मित्र अगले सेशन में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की, बोर एटॉमिक मॉडल की, और रदरफोर्ड और बोर एटॉमिक मॉडल के बाद मेरे मित्र हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग सर जो वैलेंसी है उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग चीजों को यहीं तक रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि परमाणु संरचना से संबंधित जो कंसेप्ट आज आपने सीखा है सर, ये कंसेप्ट आपने कभी और इस तरीके से एलॉबरेट नहीं करा होगा। और मेरे मित्र अगर आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।